21 सितंबर से शुरू होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्र को लेकर आज सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा के अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। बैठक में ये तय किया गया है कि सत्र एक दिन का ही आहूत किया जाएगा और इसमें प्रश्नकाल नहीं होगा। हालांकि जो प्रश्न पटल पर आएंगे उनके जवाब दिए जाएंगे। ये जानकारी विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने दी है। दरअसल मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी की वजह से सत्र आहूत नहीं हो पाया था, लेकिन 6 महीने की अवधि के भीतर 2 सत्रों में अंतराल खत्म करने के लिए सत्र आहूत करना जरूरी था। यही वजह है कि 21 सितंबर से विधानसभा का सत्र आहूत किया जा रहा है, जिसमें कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन देखने को मिल सकती हैं। प्रदेश में अब दिव्यांगों को भी खेल सुविधाएं मिल सकेंगी। इसके लिए राज्य सरकार ने ग्वालियर में दिव्यांग स्टेडियम बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सरकार ने इसके लिए ग्वालियर में 1 रुपए लीज पर जमीन देने का फैसला किया है। शिवराज कैबिनेट की आज हुई बैठक में कई अहम फैसले भी हुए, जिसके तहत कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है कि इंदौर के पीथमपुर में इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत 2 नए सेक्टर विकसित किए जाएंगे। भोपाल इंदौर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र विकसित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट की बैठक में भूजल योजना के तहत बुंदेलखंड के पन्ना, छतरपुर, राजगढ़ में पानी के लिए 314 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। विधानसभा में पेश होने वाले विधेयकों को भी कैबिनेट में हरी झंडी दी गई। इसके तहत जीएसटी एक्ट में संशोधन विधेयक, कराधान अधिनियम संशोधन विधेयक शामिल है। राज्य सरकार ने 1 दर्जन जिलों में ग्रामीण इलाकों में नल जल योजना के तहत प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू होने वाले सेवा सप्ताह को लेकर भी कैबिनेट की बैठक में मंथन हुआ। राज्य सरकार ने 37 लाख लोगों को पात्रता पर्ची बांटने का फैसला किया है। इसके लिए अलग अलग जिलों में कार्यक्रम आयोजित होंगे। मंत्री, विधायक से लेकर तमाम जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में जुटेंगे। राज्य सरकार ने 17 तारीख से लेकर 23 सितंबर तक पीएम मोदी का सेवा सप्ताह के रूप में जन्मदिन मनाने का फैसला किया है और यही कारण है कि आज की कैबिनेट में न सिर्फ सेवा सप्ताह के कार्यक्रमों बल्कि राज्य में विकास कार्यों से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी कार्यालय में एक प्रदर्शनी लगाई गई है। ये प्रदर्शनी आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से मोदी के जीवन पर आधारित है। इसमें हर एक वो चीज दिखाई गई है जिसमें उनके बचपन से लेकर अभी तक की पूरी जितनी भी उन्होंने उपलब्धियां की हैं वो सारी उपलब्धियों का इसमें जिक्र किया हुआ है और साथ ही हर चीज को मेंशन किया गया है कि जब मोदी छोटे थे तब किस तरह से उन्होंने संघर्ष को पार किया, साथ ही बड़े होते होते और कहाँ उन्होंने जब छोटे थे तो चाय बेची है। इन हर चीज का उल्लेख किया गया है। स्वामी विवेकानंद की किताबों का जब जिक्र आता है तो वो भी इस पूरी तस्वीर में कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। तो लोग भी यहाँ बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता हैं पहुंचे हैं और ये पूरी मोदी प्रदर्शनी को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी कार्यालय में ये मोदी सप्ताह मनाया जा रहा है। ये 1 सप्ताह तक इस तरह की प्रदर्शनी पूरे देश भर में आयोजित की जाएगी और इस प्रदर्शनी में कह सकते हैं कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से कई और सारी चीजें भी यहाँ पर दिखाई जाएंगी। इनमें बच्चों को प्रेरित किया जाएगा, साथ ही वृक्षारोपण और पौधारोपण को लेकर भी लोगों को जागृत किया जाएगा। ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किए जाएंगे। ये पूरी जो आप देख रहे हैं इस समय प्रदर्शनी बीजेपी कार्यालय में लगी हुई है। हर एक चीजें, चाहे वो धारा 370 से लेकर आगे तक की बात हो या चाइना से लेकर जितनी भी उपलब्धियां हैं, उन सारी उपलब्धियों का जिक्र इस प्रदर्शनी में किया गया है। ग्वालियर आई पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कांग्रेस के सिंधिया के विरोध को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि कमलनाथ को विपक्ष की भूमिका निभाना नहीं आती। अगर कांग्रेस चाहे तो हम उन्हें ट्रेनिंग दे सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कांग्रेस द्वारा सिंधिया के खिलाफ किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर कमलनाथ को सलाह दी है। उमा ने कहा कि विपक्ष में रहते हुए मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। अटल जी से लेकर हमने लंबे समय तक विपक्ष की भूमिका निभाई। कमलनाथ जी बहुत शालीन व्यक्ति है। मैं उनसे कहूंगी कि कमलनाथ जी आप अपने कार्यकर्ताओं को समझाइए, जो लोग पार्टी को छोड़कर गए हैं वो आपकी कमियों की वजह से गए हैं, उस पर आत्मचिंतन करना चाहिए। जो लोग पार्टी छोड़कर गए हैं उनके खिलाफ ऐसा काम ना करे जो लोकतंत्र के खिलाफ हो। उमा भारती ने यह भी कहा कि अगर आपको विपक्ष की भूमिका निभाना नहीं आती तो हम आपको ट्रेनिंग देंगे कि विपक्ष में कैसे रहा जाता है, क्योंकि कांग्रेस अब परमानेंट विपक्ष में रहेगी, कभी सत्ता में नहीं आ पाएगी। उमा भारती ने
उद्धव ठाकरे के अयोध्या आगमन को लेकर चंपत राय द्वारा दिए गए बयान का समर्थन किया। उमा भारती ने कहा कि चंपत राय जी ने जो बोला है वह हमेशा वो भी बोलती रही है। उमा ने कहा कि अयोध्या, गंगा, राम भाजपा की ही प्रॉपर्टी नहीं है, यह सिर्फ हिंदू समाज की प्रॉपर्टी भी नहीं है, बल्कि राम देश के पूर्वज है, गंगा दुनिया में सबको मान्य है, अयोध्या सबका आदरणीय स्थान है। अयोध्या में किसी भी जाति, धर्म और किसी भी देश का व्यक्ति माथा टेक सकता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। उमा भारती के इस बयान के बाद कहीं न कहीं अब 18 सितंबर को कमलनाथ पलटवार जरूर करेंगे। माना जा रहा है कि उपचुनाव के पहले दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर जारी रहेगा। उज्जैन में एक बार फिर काली कमाई से कमाने वाले जो है भ्रष्ट अधिकारी का खुलासा लोकायुक्त पुलिस ने किया और आज छापेमारी की कार्रवाई 3 जगह हुई है, जिसमें उज्जैन का एक घर है। आप देख सकते हैं कि पैराडाइज जो है यहाँ पर बताया जा रहा है, शिवांश पैराडाइज का ये एक घर है जहाँ पर लोकायुक्त की टीम खड़ी हुई है। फिलहाल यहाँ पर उज्जैन में कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा बड़नगर और माकड़ोन की भी बात सामने आई है, जहाँ पर खासा कैश, तकरीबन 3 लाख से अधिक रुपए का कैश और बड़ी मात्रा में जेवरात यहाँ पर मिलने की बात कही है। अगर अधिकारियों की माने तो, लोकायुक्त की माने तो तमाम तकरीबन 21 बीघा जमीन के अलावा 2 बड़ी कारें, 2 4 व्हीलर, 4 मकान के अलावा उज्जैन में भी एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स मिलने की बात लोकायुक्त पुलिस ने की है। फिलहाल अधिकारी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बड़ी कार्रवाई हुई है, कितना कुछ मिला है और क्या कुछ खास है? अभी तक की इनकी जो 30 लाख रुपए तो इनकी वेतन से आए हुई है 16 साल की जॉब में, और इसके अगेंस्ट में अभी प्रॉपर्टी जो अचल संपत्ति करीबन 3 करोड़ के समथिंग की इनकी ज्ञात हुई है, और अभी बाकी ज्वेलरी और कैश और LIC और बैंकों का आकलन किया जा रहा है, और अभी तीनों जगह पर कार्रवाई जारी है। उसके बाद ही गणना करने के बाद बता पाएंगे कि कितनी प्रॉपर्टी मिली है। इन्होंने अपने दोस्त के नाम पे भी कई प्रॉपर्टी बनाई है। इनके फादर जो हाकर थे, जो माकड़ोन में हाकर थे, वहाँ इनके 2 मकान हैं जो इन्होंने पैतृक मकान को तोड़कर भव्य बनाए हैं, और जो पिछले 4-5 साल में ही इन्होंने ये दोनों मकान बनाए हैं। इस तरह से इनके मदर फादर की कोई ऐसी पैतृक संपत्ति नहीं थी। जो देखा जाए कि इन्होंने ही, इनके इनिशियल स्टेज पर यही पाया गया कि जो CMO कुलदीप किंसुक हैं, उन्हीं ने अपना जो पैसा है वो वहाँ इन्वेस्ट कर रखा है। इसके अलावा जो इनकी कृषि भूमि जो क्रय की हुई है, वो भी इनकी अभी 3-4 साल में ही खरीदी हुई है, और अपने मदर और फादर के नाम पर क्रय की हुई है। तो जब इनके मदर और फादर के कोई आय का सोर्स नहीं है, तो इसमें पूरा इन्वेस्टमेंट कुलदीप का ही है। तो देखिए, लगातार जो है अधिकारी अभी फिलहाल ये छापेमारी की कार्रवाई में लगे हुए हैं, और बताया जा रहा है कि देर शाम तक ये कार्रवाई चलेगी, और इसमें और भी संपत्तियों का पता लगने की बात जो है लोकायुक्त पुलिस कर रही है। ब्यावरा से कांग्रेस के विधायक गोवर्धन डांगी का आज लंबी बीमारी के बाद में निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमित होने के बाद में गोवर्धन डांगी को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन संक्रमण के चलते गोवर्धन डांगी ने अंतिम सांस लेते हुए दम तोड़ दिया। राजगढ़ की राजनीति में अलग ही वर्चस्व रखने वाले गोवर्धन डांगी ने सरपंच से लेकर विधानसभा तक का सफर तय किया था। दिग्विजय सिंह के बेहद नजदीकी कहे जाने वाले गोवर्धन डांगी ने उनके साथ में नर्मदा परिक्रमा भी की थी। बहरहाल अब गोवर्धन डांगी का शव मेदांता अस्पताल से एयर एम्बुलेंस के सहारे उनके गांव मूर्छखेड़ी में पहुंचाया जा रहा है, जहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा। इंदौर में कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटे में 386 कोरोना के नए मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं 4 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। 5298 कोरोना संक्रमित मरीजों का अभी शहर के विभिन्न अस्पतालों में इलाज जारी है। दरअसल प्रदेश में जब कोरोना संक्रमण ने अपनी दस्तक दी थी, उस वक्त तक इंदौर में कोरोना का एक भी मरीज नहीं था। यह सिलसिला कुछ समय तक तो आम रहा, लेकिन फिर संक्रमण ने ऐसी जड़ें जमाई कि अब सर्वाधिक संक्रमण शहर में ही मौजूद है। पिछले कुछ समय से प्रतिदिन 300 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि कोरोना बुलेटिन से हो रही है। प्रतिदिन इतनी संख्या में मिल रहे मरीजों के कारण अब स्वास्थ्य सेवाएं भी चरमरा रही है। आसानी से मरीजों को अस्पताल में पलंग मुहैया नहीं हो रहे हैं। निजी अस्पताल में क्षमता से अधिक मरीज हैं। इस वजह से समय से अस्पतालों में इलाज शुरू नहीं हो पा रहा है। प्रशासन मरीजों को बेहतर इलाज का दावा जरूर कर रहा है। जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर बनाने के आदेश दिए हैं। यह सेंटर 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन संचालित होगा। यहाँ डॉक्टर और स्टाफ की ड्यूटी लगेगी। इसका उद्देश्य है कि नागरिकों को उनके इलाकों में संचालित फीवर क्लिनिक एवं सैंपल संग्रहण की जानकारी मिल सके।
साथ ही कोविड को लेकर भी जानकारी मिलेगी कि किस किस अस्पताल में कोविड का उपचार हो रहा है। यह सेंटर होम आइसोलेशन मरीजों के लिए भी काम करेगा। यहाँ पर एम्बुलेंस भी उपलब्ध रहेगी। बहरहाल शहर में बढ़ते संक्रमण के लिए प्रशासन के साथ साथ आम जनता और नेता भी अहम जिम्मेदार हैं। नेताओं की कई सभाओं और यात्राओं में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं होता है, वहीं आम जनता भी सख्ती से इसका पालन नहीं कर रही है और इसी का खामियाजा शहरवासियों को भुगतना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में सड़क हादसों की रफ्तार पर कोरोना ने ब्रेक लगाने का काम किया है। ये खुलासा राज्य सड़क सुरक्षा समिति की ताजा रिपोर्ट में हुआ है। राज्य सड़क सुरक्षा सेल की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 1 जनवरी से 30 जून 2019 और 2020 की तुलनात्मक अध्ययन में ये खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार 2019 के शुरुआती 6 महीनों में सड़क हादसों की संख्या 27,568 थी, जबकि 2020 में ये संख्या 19,724 हो गई, यानी 28.48% हादसों में कमी आई। 2019 के 6 महीनों में सड़क हादसों में कुल 6,234 मौत हुई, जबकि 2020 में मौत का आंकड़ा 4,716 तक पहुंचा, यानी सड़क हादसों में मौत में 24.4% की कमी आई। घायलों की संख्या की बात करें तो 2019 के शुरुआती 6 महीनों में 29,264 थी, जबकि 2020 में ये संख्या 20,674 हो गई। इस हिसाब से सड़क हादसों में घायलों की संख्या 2019 के मुकाबले 2020 में 29.4% रह गई। हादसों को रोकने के लिए तमाम एजेंसियों को जिम्मेदारी दी गई है। 2021 का टारगेट रखा गया है और यही कारण है कि अब 11 जिलों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है और नोडल अधिकारी बनाकर लगातार ट्रेनिंग का काम चल रहा है। अस्पताल में कोरोना काल में बेवजह भीड़ न लगे, इसके लिए एम्स ने सहायता केंद्र की शुरुआत की है। इस केंद्र के जरिए जो भी मरीज एडमिट होगा वो अपने परिजनों से फोन पर बात कर सकेगा। कोरोना मरीजों के साथ ही जो अन्य सामान्य कैटेगरी के मरीज होंगे वो भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। कोरोना संकट काल में अस्पताल में भर्ती संक्रमित मरीजों की सेहत से जुड़ी जानकारी न मिल पाने के कारण परिवार को मानसिक तनाव में रहना पड़ रहा है। जिला प्रशासन द्वारा चलाए गए कॉल सेंटर से भर्ती मरीजों की सेहत की सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। इसको देखते हुए एम्स प्रबंधन ने 24 घंटे टेलीफोनिक सहायता केंद्र शुरू किया है। इस सहायता केंद्र पर फोन कर एम्स में भर्ती कोरोना व अन्य मरीज बीमारी से स्थिति लोगों की जान सकेंगे। मरीजों की सेहत से जुड़ी जानकारी परिजनों को मिल सकेगी। मरीज जिस वार्ड आईसीयू में भर्ती होगा, इस सहायता केंद्र से उसकी जानकारी मिल पाएगी। इसके लिए एम्स ने कुछ नंबर भी जारी किए हैं। राज्य स्तरीय कॉल सेंटर के लिए 1075 और 104 नंबर उपलब्ध रहेगा। इस सहायता केंद्र के जरिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट और मरीज के परिजन दोनों को सुविधा मिल सकेगी। एक तरफ जहां मरीज के परिजनों को फोन के जरिए अपने मरीज का हाल पता चल सकेगा, तो वहीं हॉस्पिटल मैनेजमेंट को भी अस्पताल में बेवजह भीड़ नहीं मिलेगी। इस सहायता केंद्र के शुरू होने से काफी लाभ मिल पाएगा। बॉलीवुड अभिनेता अरुणोदय सिंह की पत्नी ली एल्टन ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की शरण ली है। बॉलीवुड अभिनेता अरुणोदय सिंह की कैनेडियन पत्नी ली एल्टन की याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। इसके साथ ही भोपाल फैमिली कोर्ट के रिकॉर्ड को भी तलब किया है। यह पूरा मामला एक तरफा तलाक के फैसले को चुनौती देने से जुड़ा हुआ है, जिस पर अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को नियत की गई है। दरअसल ये पूरा मामला अरुणोदय और उनकी पत्नी ली एल्टन के तलाक से जुड़ा हुआ है। ली एल्टन ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि अरुणोदय ने तलाक को लेकर उन्हें कोई भी जानकारी नहीं दी और उनके खिलाफ तलाक की एक तरफा डिक्री हासिल कर ली। इस लिहाज से भोपाल कोर्ट का आदेश निरस्त किया जाए। कनाडा निवासी ली एल्टन और अरुणोदय सिंह ने भोपाल में विशेष विवाह अधिनियम के तहत पंजीकरण कराया था। शादी के कुछ ही दिनों बाद दोनों के बीच आपसी तनातनी बढ़ गई। अरुणोदय ने अचानक 2019 के बीच में आना जाना भी बंद कर दिया और 10 मई 2019 को भोपाल के फैमिली कोर्ट में ली एल्टन के खिलाफ तलाक का केस लगा दिया। इस बीच ली एल्टन कनाडा जा चुकी थी और उन्होंने अरुणोदय के खिलाफ भरण पोषण और वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना का केस मुंबई में दायर कर दिया था। इस बीच 18 दिसंबर 2019 को ली एल्टन की जानकारी के बगैर भोपाल कुटुंब न्यायालय ने तलाक की एक तरफा डिक्री पारित कर दी। फिलहाल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कुटुंब न्यायालय का पूरा रिकॉर्ड तलब कर दिया है और 6 अक्टूबर को अगली सुनवाई नियत की है।
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा में मारे गए झाम सिंह धुर्वे के मामले को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ सरकार से चिट्ठियां भेजी जा रही है। दरअसल वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने 12 सितंबर को चिट्ठी लिखी थी और उसके साथ ही फिर से 2 दिनों बाद चिट्ठी लिखी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से ये कहा कि इस मामले को बीजेपी जो बैठक है वहां पर नहीं उठाया गया। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान से इस पूरे मसले को लेकर संज्ञान में लेने के लिए कहा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस का कहना है कि जब तक झाम सिंह धुर्वे के मामले में निर्दोष झाम सिंह धुर्वे के मामले में जो दोषी पुलिसकर्मी उन पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक सरकार अपनी तरफ से यहां से जो भी कदम होंगे वो उठाएगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय का कहना है कि इस मामले को लेकर वो जानकारी लेंगे। उनका कहना है कि यदि निर्दोष आदिवासी है और उसे नक्सली बताकर मारा गया तो इस पूरे मामले को लेकर उनकी भी यही मांग है कि जो दोषी जो पुलिसकर्मी है उन पर कार्रवाई की जाए। दरअसल 6 सितंबर का ये मामला है। झाम सिंह धुर्वे और नेम सिंह धुर्वे मछली पकड़ रहे थे और इसी दौरान मध्य प्रदेश की जो पुलिस है उसने दबिश दी, लेकिन दोनों जब डर के भागने लगे तो पुलिस ने गोली चला दी जिसमें झाम सिंह धुर्वे की मौत हो गई और नेम सिंह धुर्वे बाल बाल बचे। उसके बाद में नेम सिंह धुर्वे ने इस पूरे मसले को लेकर झलमला थाने में अपना पूरी रिपोर्ट दर्ज कराई और पूरे मामले के बारे में जानकारी दी। उसके बाद ये पूरा मामला जो है वो सामने आया। इसके बाद जो वन मंत्री है छत्तीसगढ़ के मोहम्मद अकबर, उन्होंने 12 सितंबर को चिट्ठी लिखी और साथ ही इस बात को लेकर मांग की कि इसकी जांच की जाए और साथ ही जो दोषी पुलिसकर्मी है उनको जो कड़ी सजा दी जाए। और यही नहीं बल्कि उन्होंने 2 दिनों बाद फिर से चिट्ठी लिखी और इस बात को लेकर ऐतराज जताया कि शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस पूरे मामले को संज्ञान में नहीं लिया है और जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान में लेकर कार्रवाई करनी थी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो जाहिर तौर पर आने वाले समय में इस पूरे मामले को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत गरमा सकती है। हालांकि बीजेपी भी इस पूरे मसले को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार के सपोर्ट में दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे तेज होता जा रहा है। अगस्त माह में 22,000 से अधिक नए मरीज आने के बाद सितंबर माह के 14 दिनों में 34,000 से अधिक नए मरीज सामने आ चुके हैं। तो वहीं मौत का आंकड़ा 14 दिनों में बढ़ के प्रतिदिन 21 तक पहुंच चुका है, जो बताने के लिए काफी है कि नए मरीजों के बाद अब मौत के बढ़ते आंकड़े से लोगों के मन में दहशत हो चुकी है। बात अगर औसत की कर ली जाए तो सितंबर माह के 14 दिनों में औसत तकरीबन 2400 प्रतिदिन नए मरीज का हो चुका है, जो बताने के लिए काफी है कि अब अस्पतालों की व्यवस्था लगभग शून्य हो चुकी है, क्योंकि शासकीय अस्पतालों में न केवल बेड की उपलब्धता समाप्त हो चुकी है बल्कि उपचार को लेकर भी अब कई तरह के सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि अधिकांश डॉक्टर से लेकर नर्सिंग स्टाफ भी इसकी जद में आने के बाद मरीजों को अपने हाल में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उपचार की भी पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण लगातार इस बात की खबरें निकल के आ रही है कि मरीजों को उनके हाल पे छोड़ दिया जा रहा है। उपचार के नाम पे महज कुछ गोलियां 1-2 दिनों में उन्हें दे दी जा रही है, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। बहरहाल देखना होगा कि जिस तेजी से छत्तीसगढ़ में कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है, इस पे लगाम कब लगेगा, लोगों को इसके भय से मुक्ति कब मिलेगी, क्योंकि जिस तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं इस पे इस बात का बड़ा संशय है कि आंकड़े कब और कहां जाके थमेंगे। दुर्ग जिले में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहा है, लगातार जो है मरीज सामने आते जा रहे हैं। 24 घंटे की बात किया जाता है दुर्ग जिले में 24 घंटे के भीतर में 342 मरीज सामने आए हैं, जो काफ़ी चौंकाने वाला रिकॉर्ड रहा है। अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। इसी के साथ साथ करीब 11 लोगों की मौत हो गई है। तो लगातार 15 दिनों की बात की जाए तो 15 दिनों में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार मौतों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इस वजह से जो शासन प्रशासन की जो चिंता है वो बढ़ती जा रही है। हालांकि इस संक्रमण को रोकने के लिए दुर्ग कलेक्टर लगातार प्रयास कर रहे हैं, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और इसके साथ साथ जो यदि संक्रमण फैल गया है तो उसको किस तरह से रोकथाम किया जा सकता है और जो संक्रमित हो चुके हैं उन्हें किस तरह से इलाज के लिए उनकी व्यवस्था की जा सकती है। तो ये चारों ओर से प्रयास किया जा रहा है। तो इस तरह से, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो संख्या लगातार सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है और संक्रमण बढ़ता जा रहा है। वहीं जो डिस्चार्ज होने वाले लोगों की जो संख्या है वो कम होते जा रही है। तो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ती जा रही है कि जिस तरह से जो डिस्चार्ज होने वाले लोगों की संख्या वो कम हो गई है और संक्रमण बढ़ता जा रहा है, मरीजों की संख्या अधिक हो रही है। इस वजह से जो व्यवस्थाएं वो चरमराती जा रही हैं। लगातार बार बार कोविड सेंटरों से शिकायतें मिल रही हैं कि उनके लिए व्यवस्थाएं खराब है। हालांकि जिला प्रशासन ने इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए चारों ओर से प्रयास कर रहे हैं ताकि मरीजों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। यदि जागरूक है तो वो कब जागेंगे, एक बड़ा सवाल है। आज जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, अब लोगों को जागने की बेहद आवश्यकता है। कृषि बाहुल्य सूरजपुर जिले में किसानों की उन्नत खेती और सिंचाई के लिए शासन हर साल लाखों रुपए खर्च करती है, लेकिन सूरजपुर में एक 40 साल से अधूरे पड़े डैम की आस लिए किसान आज भी परेशान नजर आ रहे हैं।
दरअसल सूरजपुर के कत्तमा गांव में पिलखा पहाड़ से सटे 2 दर्जन गांव के किसान के सिंचाई की सुविधा के लिए सन 1980 में एक बांध का निर्माण होना था, जिससे लगभग 8000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई का लाभ मिलना था। ऐसे में डैम निर्माण के लिए कई अधिग्रहित किए गए भूमि के किसानों को मुआवजा राशि भी दे दिया गया था, लेकिन कुछ जमीन वन विभाग की होने के कारण एनओसी नहीं मिला और फिर बांध बनाने का प्रोजेक्ट दस्तावेजों में ही सिमट कर रह गया। ऐसे में बदलते शासन सत्ता के बीच 40 साल बाद फिर हजारों किसानों की आवाज बुलंद हो रही है और बांध निर्माण न होने से कृषि कार्य में पिछड़े किसानों की समस्या को दूर करने क्षेत्र के एक युवा जनपद उपाध्यक्ष नरेंद्र यादव ने बीड़ा उठाया है और अब शासन स्तर पर पहल कर बांध के निर्माण कराने का दावा भी करते नजर आ रहे हैं। बहरहाल हजारों किसानों के सिंचाई समस्या को दूर करने के लिए 40 साल बाद एक युवा जनप्रतिनिधि की पहल कितना कारगर साबित होती है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लगातार नेशनल हाईवे में आए दिन सड़क हादसा के चलते कांकेर पुलिस ने एक अहम कदम उठाते हुए नेशनल हाईवे पेट्रोलिंग का जो वाहन का आज शुभारंभ कर दिया गया है। जो वाहन आज शुभारंभ किया गया, ये वाहन 24 घंटा सेवा देगी और कांकेर जिले के अंदर नेशनल हाईवे पे ये अनावरत अपना पेट्रोलिंग करते रहेंगे। बताया जा रहा है कि जो वाहन है, इस वाहन में सर्व सुविधा युक्त वाहन है। अचानक किसी सड़क हादसे अगर हो जाता है तत्काल वह मौके पर पहुंचते हुए वह घायलों को तत्काल उन्हें सेवा देंगे और साथ ही इस वाहन में एक चालक के अलावा 3 जवान यहाँ मौजूद रहेंगे। जो हाईवे में लगातार जिस प्रकार की सड़क हादसा होता है और कुछ सूचना मिलते ही ये जो वाहन है तत्काल वहाँ पे उस घटनास्थल तक पहुँच जाएंगे। इस वाहन में जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है। यहाँ जीपीएस सिस्टम के अलावा इस वाहन में फास्टेग बॉक्स भी रखा गया है और सबसे बड़ी बात है कि ये जो वाहन है, ये वाहन 24 घंटे ये सड़क पर ही दौड़ती नजर आएगी और ये इसकी अलग अलग इसका बिट दिया गया है कि रात के समय वाहन कहाँ रहेगी और दिन के समय वाहन कहाँ रहेगी। ये 3 पाली में इस वाहन को चलाया जाएगा ताकि जो राह में आए दिन जो सड़क हादसा या कोई वारदात होती है वो तत्काल इस पर अंकुश लग पाएंगे। जो सड़क में आए दिन जिस प्रकार की वारदात सामने आती रही उसमें अंकुश लग पाएगा।